नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। खतरा टल जरूर गया है, लेकिन अब तक खत्म नहीं हुआ। जी हां, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर बीते 9 दिनों से जो संकट के काले बादल मंडरा रहे थे, वो फिलहाल के लिए छंट गए हैं, लेकिन संकट अभी भी बरकरार है। मनोज जरंगे पाटिल, मराठा आंदोलनकारी, जो कि मराठाओं को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने की मांग को लेकर 9 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, उन्होंने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार को एक अल्टीमेटम भी दिया है, एक चेतावनी दी है कि अगर 2 महीनों के भीतर सरकार इस मामले में अधिसूचना जारी नहीं करती है कि मराठाओं को आरक्षण मिलेगा, तो फिर से वे तीव्र आंदोलन करेंगे। और इसके लिए उन्होंने तारीख मुकर्रर की है 2 जनवरी की। उनका कहना है कि अगर 2 जनवरी तक सरकार इस मसले का तोड़ नहीं निकाल पाती और मराठाओं को आरक्षण नहीं देती, तो फिर ऐसे में राज्य भर से मराठा आंदोलनकारी मुंबई कूच करेंगे और मुंबई को ठप कर दिया जाएगा। कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। आर्थिक और इंडस्ट्रियल ब्लॉकेज लगा दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए राहत की सांस ले रहे हैं मुख्यमंत्री शिंदे। लेकिन आखिर अनशन तोड़ने के लिए उन्होंने मनाया कैसे मनोज जरंगे पाटिल को? क्योंकि दशहरे के अगले दिन से, जब से वो अनशन पर बैठे हुए थे, तब से उन्होंने एक ही बात की रट लगाई हुई थी कि अगर मराठाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा तो फिर वो अपना अनशन जारी रखेंगे। और कल के दिन से ही, यानी कि अनशन जिस दिन उन्होंने तोड़ा, उसी दिन सुबह से उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया था। उसके पहले तो उन्होंने अन्न त्यागा था, लेकिन फिर उन्होंने पानी पीना भी तोड़ दिया था। परसों के दिन एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में सभी पार्टी के नेताओं ने इस प्रस्ताव पर दस्तखत किए कि मनोज जरंगे पाटिल को सरकार को और थोड़ा सा समय देना चाहिए, ताकि सरकार इस तरह के आरक्षण का मसौदा ला सके जो कि कानून के दायरे में टिक पाए और अदालत आगे चलकर उसको खारिज ना कर दें। लेकिन इसके बावजूद मनोज जरंगे पाटिल ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी पार्टियों की मिली भगत है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टियां हों या विपक्षी पार्टियां हों, कोई हमारे साथ में नहीं है। फिर उसके बाद सरकार ने अगला दांव ये चला कि सरकार ने एक प्रतिनिधि मंडल तैयार किया। उसमें 4 मंत्रियों को रखा और 2 पूर्व जजों को रखा। और इस तरह से इन 6 लोगों का प्रतिनिधि मंडल जालना के अंतावली गांव पहुंचा, जहां पर मनोज जरंगे पाटिल अनशन कर रहे थे, और वहां उनके साथ में बातचीत की गई। करीब ये बातचीत 2 घंटों तक चली और 2 घंटों की बातचीत के बाद मनोज जरंगे पाटिल को यह समझाने की कोशिश की गई इस बातचीत के दौरान कि देखिए, सरकार को समय चाहिए, सरकार जो है सिंसियर है, सरकार अपने वादे पर कायम रहेगी कि मराठाओं को आरक्षण देना है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें समय लगेगा। और सरकार जो है एक जो कमीशन है, बैकवर्ड क्लास कमीशन, उसको ये जिम्मेदारी दे रही है कि वो इस तरह की जानकारी जुटाए, इस तरह का डेटा जुटाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संतुष्ट किया जा सके कि वाकई में मराठा पिछड़े हैं। क्योंकि इसके पहले जो रिपोर्ट दी गई थी, उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ था कि मराठाओं का समुदाय पिछड़ा है और आरक्षण की मराठाओं को जरूरत है। तो 2018 में जो आरक्षण दिया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन इस बार नए सिरे से पड़ताल होगी और डेटा के साथ सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाएगा और उन्हें कन्विंस किया जाएगा। तो ये तमाम बातें इस प्रतिनिधि मंडल की ओर से मनोज जारंगे पाटिल को समझाई गई। तो इसके बाद मनोज जारंगे पाटिल ने, जहां पर वो अनशन कर रहे थे, वहां मौजूद लोगों से पूछा कि आपका क्या कहना है। एक उन्होंने इम्प्रॉम्प्टू रेफरेंडम करा दिया तुरंत में और बोला कि आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, क्या मुझे अनशन वापस लेना चाहिए। तो इस पर वहां जो भीड़ मौजूद थी, उसने कहा कि जी हां, आप अपना अनशन वापस ले लीजिए। और उसके बाद फिर मनोज जारंगे पाटिल ने घोषणा की कि वो अपना अनशन वापस लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने तमाम शर्तें भी रखी। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही वो अनशन को वापस ले रहे हों, लेकिन राज्य भर में जो सिलसिलेवार तरीके से जो उपोषण का कार्यक्रम चल रहा है, वो लगातार जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक आरक्षण मिल नहीं जाता है। इसके साथ मनोज जारंगे पाटिल का यह भी कहना था कि वो खुद अपने घर पर तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि सरकार आरक्षण की मांग को मान नहीं लेती है और आरक्षण का ऐलान नहीं करती है।
तो घर से बाहर ही रहने वाले हैं। तो ये तमाम बातें हुई और इसके बाद एकनाथ शिंदे ने धन्यवाद अदा किया कि मनोज जारंगे पाटिल साहब, आपने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक राहत की सांस फिलहाल शिंदे सरकार ने ली है। लेकिन अब चुनौती आगे शुरू होती है कि इन 2 महीनों में सरकार क्या कर पाएगी, किस तरह से आरक्षण देने की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। एक तो यह है कि दिसंबर में शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है महाराष्ट्र विधानसभा का। तो उस शीतकालीन सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा मराठाओं को आरक्षण देने का, और उसके बाद हो सकता है कि घोषणा कर दी जाए। लेकिन अगर अदालत में मामला चला जाता है तो फिर से बवाल खड़ा होगा। लेकिन कुछ राजनेताओं का यह कहना है कि महाराष्ट्र सरकार के बस में ही नहीं है कि वो मराठाओं को आरक्षण दे सकें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने फैसले में आरक्षण को लेकर 50% तक कैप लगा रखी है, एक सीमा तय कर दी है कि 50% के ऊपर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में सिर्फ केंद्र सरकार ही हस्तक्षेप कर सकती है इस पूरे मामले में, और केंद्र सरकार की भूमिका के बिना मराठाओं को आरक्षण नहीं मिल सकता। और इसके लिए केंद्र सरकार को क्या करना होगा? केंद्र सरकार को संसद के सत्र में, चाहे वो विशेष सत्र हो या फिर रेगुलर शीतकालीन सत्र हो, उस सत्र में एक प्रस्ताव लाना होगा, एक बिल लाना होगा, और उस बिल के तहत मराठाओं को आरक्षण देने के प्रावधान होंगे। और जब एक बार ऐसा हो जाएगा तो फिर वो कानून बन जाएगा। फिर सवाल आ जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को संसद की ओर से पारित किए गए किसी कानून को दरकिनार करने या खारिज करने का अधिकार है, वो एक अलग डिबेट हो जाएगी। लेकिन इससे पहले भी सरकार ऐसा कर चुकी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई एडवर्स ऑर्डर दिया, कुछ ऐसा आदेश दिया जो सरकार को पसंद नहीं था, तो सरकार ने संसद के रास्ते से अपनी बात मनवा ली और जो करना चाहती थी वो कर लिया। तो इस मामले में भी अब महाराष्ट्र के राजनेताओं का यही कहना है कि मोदी सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और उन्हीं से ये मामला शांत हो सकता है। और ये मामला संवेदनशील इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि बस 5 या 6 महीने में लोकसभा के चुनाव हैं, और एक सेंटिमेंट मराठा समुदाय के बीच बीजेपी को लेकर बन रहा है। और वो जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उससे ये बात साफ पता चल रही है कि मराठा समुदाय बीजेपी से नाराज हो रहा है। और बीजेपी मराठाओं की नाराजगी वहन नहीं कर सकती राज्य में, क्योंकि इलेक्टोरिकली चुनाव की दृष्टि से मराठा समुदाय काफी वजन रखता है, 33% आबादी है। और ऐसे में अगर ये समुदाय नाराज हो जाता है तो जाहिर तौर पर इसका असर चुनाव नतीजों पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर फिलहाल मामला टल गया है, लेकिन अब सरकार को हरकत में आना है। तो हम देखेंगे कि सरकार की तरफ से किस तरह की हलचल होती है और इस मसले का तोड़ निकालने के लिए सरकार आगे क्या करती है। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।